नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जब कमज़ोर होने लगी तो सरकारी एजेंसियों के ज़रिए इन्होंने जितने भी बड़े नेता थे विपक्ष के, सबको एक एक करके दबोचना शुरू कर दिया। और कमोबेश यही स्थिति आज मोदी सरकार की है, जहां हर बड़ा नेता, विपक्ष का हर बड़ा नेता, हर बड़ा चेहरा, उसके सर के नीचे सीबीआई और ईडी की तलवार है। अब इसका मतलब क्या समझें कि क्या नरेंद्र मोदी भी इंदिरा गांधी की तरह कमज़ोर हो रहे हैं या खुद को महसूस कर रहे हैं? अब इस पर तो बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं इन साहब की, मनीष सिसोदिया की। और सिसोदिया की बात इसलिए क्योंकि ये मत समझिएगा कि सिसोदिया पर गिनती रुक गई, या गिरफ्तार होने की या जेल भेजने की जो गिनती है वो केजरीवाल तक ही है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने मनीष सिसोदिया के गर्दन पर हाथ रखने के बाद लाइन लगा रखी है। और इतनी लंबी लाइन है, एक के बाद एक, जिनको जेल जाना है, कि आप सोच के हैरत में पड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो केस है सिसोदिया के जरिए, मोदी जी 2024 का पासा पलटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो केस है और इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, जहां तक सीबीआई और ईडी ले जा रही है, मोदी चाहते हैं कि इस खेल के जरिए, इस केस के जरिए 24 को ही पलट दें। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो तीर है, जो विपक्ष को भेदने के लिए चुना है मोदी ने, ये तीर ऐसा तो नहीं कि उल्टा पलटकर मोदी जी के लग जाए। ऐसा तो नहीं होने जा रहा। दोस्तों, बड़ी खबर आज सुनाने जा रहा हूं और एक एक करके सबको बेनकाब करूंगा। मनीष सिसोदिया को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। And they try to fix people like me, Mr. Sisodia, and let me tell you the clear message between the agencies and the government. अब दोस्तों, आने वाले 6 महीने में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां तक मोदी जी की निगाह जा सकती है और जहां तक विपक्ष का कोई चेहरा, कोई नेता दिख सकता है, कौन कौन पकड़ा जाएगा, कौन कौन जेल जाएगा, किस किस जुर्म में जाएगा, इस पर तो मैं खुलासा करूंगा ही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मनीष सिसोदिया सिर्फ एक सिंबल है, प्रतीक है। सिसोदिया साहब के पीछे एक लंबी कतार है, एक लंबी फेरिस्त है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप जरा मोदी जी के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, उनकी कथनी और करनी में फर्क देखिए, दोहरे मापदंड देखिए कि भ्रष्टाचार को लेकर उनका जो पैमाना है कितना खोखला है। इस पर देखिए, फिर कहानी खोलता हूं आपके आगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर है हेमंत बिस्व शर्मा की। अभी जो शर्मा जी हैं, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते थे और उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में ऐसा गए कि अमित शाह और मोदी जी के सबसे खास बन गए। आज की तारीख में बीजेपी जितने भी ऑपरेशन करती है, उसकी जो कमान होती है इनके हाथ में होती है, एग्जीक्यूशन ये करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराना था तो एकनाथ शिंदे तमाम बागी विधायकों को लेकर शर्मा जी के पास गुवाहाटी में पहुंच गए और वहीं होटल में रहे, वहीं से सरकार बनी और गिरी। इसी तरह से झारखंड में जब सरकार तोड़ने की बात थी तब इनका नाम आया। पवन खेड़ा, जिनको अभी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिनको जहाज से पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, वो जो पुलिस आई थी जहाज में खेड़ा को पकड़ने के लिए, वो असम पुलिस थी, इन साहब ने भेजा था। तो ये आज की तारीख में इनकी हैसियत है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से ज़्यादा विश्वसनीय हो गए हैं कांग्रेस के ये पूर्व नेता, जो आज बीजेपी के फेस हैं। सवाल ये है, अब ये भी देखिए, विधि का विधान देखिए, इत्तेफाक देखिए, संयोग देखिए कि ये जो शर्मा साहब हैं, इनको अरेस्ट करना चाहते थे अमित शाह जब ये कांग्रेस में थे, और बाकायदा बीजेपी ने इनके जो करप्शन के मामले हैं एक के बाद एक बुकलेट जारी करी। बीजेपी ने बुकलेट जारी करी
कि हेमंत शर्मा पे ये स्कैम है। जैसे मिसाल के तौर पर शारदा चिट फंड, उसमें ये इनका नाम था, लुइस बर्जर स्कैम, उस पर कैसे कई स्कैम थे, बुकलेट जारी करनी पड़ी, इतनी लंबी लिस्ट थी। लेकिन जब साहब अमित शाह को लगा कि नहीं, ये तो काम का आदमी है, ये तो ऑपरेशन का आदमी है, तो अमित शाह ने पाला बदल लिया। और दोहरे मापदंड देखिए, मोदी जी के दोहरे मापदंड देखिए कि जब अमित शाह से पूछा पत्रकारों ने कि हेमंत शर्मा भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, आप उन पर जांच करेंगे या नहीं करेंगे, आप उनको अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब क्या है, तो चाणक्य मुस्कुराने लगा। करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। एक और तस्वीर देख लीजिए, या कुछ तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर मुकुल रॉय की है, उसके बाद शुवेंदु अधिकारी हैं, फिर सोवन चटर्जी हैं। अब चटर्जी, अधिकारी, रॉय सबसे आप समझ गए होंगे, सब हैं बंगाल के। ममता जी के बड़े खास थे, लेकिन इन विचारों का दुर्भाग्य था कि सबको मोदी जी और अमित शाह की सीबीआई घेर रही थी। सब सीबीआई के केस में फंसे थे, शारदा चिट फंड वगैरह में, और तभी डील हुई पर्दे के पीछे। और रातों रात मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए और इनको बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। शुवेंदु अधिकारी, इनको ममता बनर्जी के साथ के खिलाफ मैदान में उतारा गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। सोवन चटर्जी, ये कभी कोलकाता के मेयर हुआ करते थे, ये भी बहुत ममता के खास थे, इन पर भी सीबीआई थी और इनकम टैक्स थी। इनको बीजेपी ने भी एक बड़ा पद दे दिया, पार्टी ऑब्जर्वर बना दिया। अब आज की तारीख में मुकुल रॉय कहाँ हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मुकुल रॉय जिनके दामन पे बहुत दाग थे, शुवेंदु अधिकारी जिनके दामन पे दाग थे, या फिर सोवन चटर्जी, आप मोदी जी के डबल स्टैंडर्ड्स देखिए कि तीनों को उठा के लाए। और ऐसे नहीं, ऐसे तीन नहीं हैं, ऐसे 300 हैं जिनको उठा कर लाए, अपनी वॉशिंग मशीन में डाला और धुल कर साफ कर दिया। एक ऐसा सर्फ जो सिर्फ 75 साल में एक ही प्रधानमंत्री ने बनाया है, सारे दाग धो देता है। अब साहब लिस्ट तो बहुत लंबी है मोदी जी के डबल स्टैंडर्ड्स की, करप्शन पर कार्रवाई पे जो दोहरे मापदंड हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त है। और रोज़ कभी दिग्विजय सिंह, तो कभी संजय सिंह, तो कभी शशि थरूर, ये लिस्ट जारी करते रहते हैं। लेकिन एक नाम और मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपकी इजाज़त हो, ये साहब है नारायण राणे। वाकई नारायण है ये, और ये मुख्यमंत्री रहे शिवसेना के टाइम पे, महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता थे। उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए, लेकिन जब मोदी जी आए सत्ता में, केंद्र में, तो इनको लगा कि नहीं, अब बीजेपी में जाना चाहिए, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा थे कि मोदी जी के साथ तो जाना ही जाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी इनके घर तक पहुंच रही थी, और मोदी जी ने नारायण को असली नारायण बना दिया, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया 2019 के बाद जो सरकार बनाई। आज की तारीख में बड़े ताकतवर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि राणे साहब के पास जितना पैसा हो, जितना माल हो, हैसियत नहीं है किसी इनकम टैक्स ऑफिसर की, किसी ईडी के ऑफिसर की, किसी सीबीआई के ऑफिसर की, इनके घर पर घंटी दबा सके, क्योंकि नारायण साहब के आगे अब सब सजदा करने लगे, मोदी जी के आदमी। अब दोस्तों एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसा क्राइटेरिया नहीं है। नंबर 2 का पैसा आधार नहीं है। आधार ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं या मोदी जी के मुखालिफ खड़े हैं। और अगर मुखालिफ खड़े हैं और आपकी जेब में 2 पैसे ज़्यादा हैं, तो फिर जेल जाना होगा, चाहे वो संजय राउत की तरह जाएं, चाहे अनिल देशमुख की तरह जाएं, चाहे नवाब मलिक की तरह जाएं, चाहे सत्येंद्र जैन की तरह जाएं, चाहे मनीष सिसोदिया की तरह जाएं, जेल तो फिर जाना होगा। या फिर पासा पलट लीजिए, दांव पलट लीजिए, यू टर्न ले लीजिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए, तो फिर आप हेमंत बिस्व शर्मा हो सकते हैं, आप नारायण राणे हो सकते हैं। लेकिन मैं मनीष सिसोदिया के मामले में आ रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो केस है, इसको मैंने नज़ीर क्यों माना है, इसको मैंने पैमाना क्यों माना है? इसलिए माना है क्योंकि मनीष सिसोदिया के कंधे पर रख के जो बंदूक चलाई जा रही है, उसके टारगेट पर आम आदमी पार्टी ही नहीं है, उसके टारगेट पर केसीआर की पार्टी है, उसके टारगेट पर जो है वो उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी हो सकती है, उसके टारगेट पर बिहार की कोई पार्टी हो सकती है। दरअसल टारगेट पर ये साहब है,
केसीआर, और ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये आज की तारीख में जहर उगलते हैं, ऐसा भाजपाई बोलते हैं, भक्त बोलते हैं कि अगर मोदी जी के खिलाफ कोई जहर उगलता है तो ये आदमी है केसीआर और इनका बेटा केटीआर। खुलकर बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। और दूसरा इन पर आरोप ये है कि ये सारे जितने भी रीजनल पार्टी हैं सबको फंडिंग कर रहे हैं, सबकी मदद करते हैं, पैसे से, धन से, रिसोर्सेज से। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक अपोजिशन सॉलिडेरिटी के लिए एक बड़ी रैली भी करी थी तेलंगाना में, जहां सबको बुलाया था। अखिलेश यादव भी गए थे, केजरीवाल गए थे, भगवंत मान गए थे, केरल के मुख्यमंत्री, कई लोग जमा हुए थे। और आज की तारीख में ये नीतीश कुमार के भी टच में है, शरद पवार के भी टच में है, उद्धव ठाकरे के भी टच में है। अब केसीआर की ये जो बेटी हैं कविता, दरअसल इनको असाइनमेंट पिताजी ने ऐसा दिया था कि इनको टारगेट पर आना ही आना था। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया से इनके संबंध थे और लिकर जो स्कैम है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट आ गया है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल केसीआर ने जब अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना से भारत रखा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया, टीआरएस से बीआरएस कर दिया, तो वो दरअसल अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय रूप देना चाहते थे और अपनी बेटी को उन्होंने दिल्ली में स्थापित करने की कोशिश करी। तो कविता जो उनकी बेटी हैं ये दिल्ली में रहकर अखिलेश यादव के टच में रहती हैं, तेजस्वी के टच में रहती हैं, ये नीतीश कुमार के टच में रहती हैं, ये केजरीवाल के टच में रहती हैं। कुल मिलाकर जितनी भी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो लेफ्ट हो, सीताराम येचुरी हो, या फिर अकाली दल हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे ये रेपो रखती हैं, संपर्क रखती हैं, और ये कोशिश कर रही हैं अपने पिताजी की मनोकामना को पूरा करने के लिए कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं एक छतरी के नीचे आए। वो काम कौन करता है? कविता करती है। और अगर कविता को जेल भेज दिया जाए तो वो जो अपोजिशन यूनिटी की जो छतरी वो हाथ से निकल सकती है। और टारगेट ये भी है कि कविता के साथ जो लोग हैं या जहाँ जहाँ पैसों से मदद करी गई जिन पार्टियों की, वहाँ तक लिंक ट्रेस किया जाए और फिर क्यों ना कविता के छोर को पकड़कर उस छोर तक पहुँचा जाए जहाँ विपक्ष के कई बड़े नेता या कई बड़ी पार्टियाँ खड़ी हैं। टारगेट ये है। अब दोस्तों हिंदुस्तान में जो चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, चाहे नगर निगम के हों, होते तो महंगे ही हैं, पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। और अक्सर ये देखा गया है और ये परंपरा चली आ रही है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादियों की पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, दक्षिणपंथियों की पार्टी हो, एक दूसरे की मदद लोग करते हैं पैसे से। जैसे शरद पवार बहुतों की मदद करते हैं, वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं फंड्स प्रोवाइड करें, चाहे वो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हों, चाहे तेजस्वी लड़ रहे हों। चंदा देने की ये प्रथा है एक दूसरे को, और यही काम केसीआर करते थे कि अगर उनको लगा कि बिहार में किसी पार्टी को पैसा चाहिए तो वो पैसा पहुंचाते थे। अगर उनको लगता था कि लेफ्ट को पैसा देना है तो देते थे। अगर उनको लगता था कि हाँ कोई पार्टी है जिसके पास फंड्स नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वो फंड्स प्रोवाइड करते थे। यानी जो काम अडानी और अंबानी बीजेपी के लिए करते वो काम केसीआर अपोजिशन के लिए कर रहे थे। यही उनका जुर्म है। लेकिन यहाँ पर एक लिंक मिला, और एक लिंक मिला इन बिजनेसमैन से, अरुण रामचंद्रन पिल्लई। अब ये जो साहब थे ये कविता के क्लोज थे, और ये जो साहब थे इन्होंने कहीं ना कहीं इनका जो आप कह सकते हैं जो लिंकेजेस थी वो दिल्ली में जो शराब पॉलिसी चेंज हुई और शराब के ठेके गए उसमें उनके तार जुड़े हुए थे। और ये एक ऐसा लिंक था जहाँ कुछ और भी बिजनेसमैन साउथ के जुड़े थे। इत्तेफाक से वो ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका उठना बैठना कविता के साथ था। और यहीं पर सीबीआई ने खेल कर दिया, ईडी ने खेल कर दिया, और चाणक्य को एक आधार मिल गया बिसात पलटने का। अब दोस्तों ये बात एकदम सही है कि जो दिल्ली का जो लिकर का मामला है, ये जो लिकर स्कैम जिसे कहते हैं, इसमें दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साउथ लॉबी के कई ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने टेंडर डाला था, उनको टेंडर मिला था। ये बात सही है। अब उसमें कितना पैसा दिया गया, लिया गया, उसकी तो जांच हो रही। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल कुछ और है कि ये जो कविता है, कविता को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है इस आधार पर कि एक बिजनेसमैन जिसने दिल्ली के लिकर का टेंडर लिया उनसे उनके संपर्क थे, अगर इस आधार पर केसीआर की बेटी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, सवाल इस बात का है कि उस गिरफ्तारी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिविटी से
क्या हासिल हो रहा है चाणक्य को, बीजेपी को। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि कविता ना सिर्फ एक एमएलसी थी, बल्कि वो केसीआर की एक फ्रंटमैन थी। यानी जो दिल्ली और उत्तर भारत की राजनीति और दक्षिण भारत की राजनीति, इन दोनों में पुल का काम कर रही थी। आप यूं कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, संपर्क सूत्र। और इस संपर्क को जेल में भेज के या तोड़कर मोदी चाहते हैं कि जो उत्तर और दक्षिण, ये जो दोनों धड़े हैं राजनीति के, स्टैलिन जो है वो नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, टीआर बालू नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, तेजस्वी जो है वो तमिलनाडु जा रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो केसीआर की पार्टी में जा रहे हैं, सीताराम येचुरी जो हैं वो कहीं आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। ये जो सिलसिला है दक्षिण और उत्तर भारत, ये जो एक सॉलिडेरिटी बन रही है, इसको तोड़ना चाहते हैं। और उसका पहला टारगेट कविता है। मनीष सिसोदिया मुझे लगता है एक मोहरा थे। अब दोस्तों, कविता के लिए तकरीबन 18 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन उनको दिया है और दिल्ली में इसको लेकर एजिटेशन भी होने जा रहा है। लेकिन सवाल कविता का नहीं है। सवाल यह है कि सीबीआई और ईडी का ये जो तीर है, सीबीआई और ईडी का, ये तीर क्या वाकई छितर बितर कर देगा विपक्ष को, या ये तीर बूमरैंग कर सकता है। बूमरैंग का मतलब उल्टा पलट के आ सकता है। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस बेशर्मी के साथ जहां जहां हो रहा है, वहां वहां राजनीति भारी पड़ रही है बीजेपी। जैसे मिसाल के तौर पर ईडी का इस्तेमाल किया गया सरकार गिराने की कर्नाटक में। आज कर्नाटक में आप जाके देख लीजिए क्या हाल है बीजेपी का। ईडी का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के लिए। आज सबसे बड़े किंग उद्धव ठाकरे इमर्ज हो रहे हैं। बिहार में इस्तेमाल किया गया लालू परिवार के खिलाफ या जेडीयू के कुछ लोगों को डराने के लिए सीबीआई और ईडी का। सुनते हैं कि सीबीआई और ईडी की टीम लगातार वहाँ स्टेशन रहती हैं पाटलिपुत्र पटना में, वहाँ भी असर उल्टा हो रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि ये जितना सीबीआई आप छोड़ेंगे, सीबीआई का मतलब ये है कहीं ना कहीं मोदी जी बदला ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है हाल फिलहाल का या पहले का भी, कि सहानुभूति जनता की उसी को मिलती है जिसको जेल का रास्ता दिखाया जाता है। वो भले ही इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी हो, जेल गई, वापस आई, फिर से जीत लिया उन्होंने। दोस्तों, आज का वीडियो था। मैं चाहूँगा आपके कमेंट्स, मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया, और मैं आपके आइडियाज़ भी जानना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस तरह की चीज़ों को छुपाती है, दबाती है। दोस्तों को कहिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बेल आइकॉन जो है उसको आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वीडियो में पहले मिलेगा देखने को। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और बेहतर वीडियो देता रहूँ, आपका हौसला ऐसा बना रहे जिससे हिम्मत मिलती है। चैनल भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।